हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासतौर से जो भी विद्यार्थी केबीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो चलते हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका जो जवाब है आप लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि जब आप क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं की किताब पढ़े होंगे तो शुरुआत में ही इस कथन को दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आमतौर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम कवि के तौर पर देखते हैं, लेकिन देखिए इस परिभाषा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। उन्होंने लिखा गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है, ये भी कोटेशन ही दिया गया है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन किसका है? आप देखें तो यह कथन दो भागों में बांटकर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पहला तो है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, पहला भाग। और दूसरा भाग नीचे का है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन हो गया। इसका हो गया, आप लोगों ने विकल्प भी पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ देता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये सही जवाब है ऑप्शन ए। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये ऑप्शन आने लगा होगा। अगला प्रश्न है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन की किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। यह कथन किसका है? तो शुरुआती 3 प्रश्नों को आपने देखा कि कथन पर आधारित रहे हैं, और ये सभी कथन हमने एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया गया है इस कथन के लिए, प्रेमचंद, निराला, पंत, प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। प्रेमचंद का मानना था कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के संदर्भ में असत्य है। प्रेमचंद के संदर्भ में असत्य कौन सा कथन है? ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। सन 1937 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो चारों ऑप्शन में असत्य कौन सा है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन डी, जो चौथा ऑप्शन है, 1936 यहाँ होना चाहिए था, जबकि 1937 दिया गया। बाकी आगे की परीक्षा के लिए आप ध्यान में रखिए कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा भी सही है। इस तरीके से चौथा ऑप्शन गलत है और वही क्या है? असत्य है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां मानी गई हैं, और कुछ कहानियों का संकलन मानसरोवर के कई खंडों में हुए हैं। ऑप्शन दिया गया कि मानसरोवर कितने भागों में? 8, 10, 12, 14। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 8 भागों में मानसरोवर को संकलित किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और माधुरी। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रेमचंद का उपन्यास इन विकल्पों में कौन सा नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, माधुरी। माधुरी क्या है? एक पत्रिका है, पत्र रहा उस जमाने का, जिससे कि प्रेमचंद का जुड़ाव था। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपन्यास दिए गए हैं ऊपर के तीनों ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है हंस, जागरण, माधुरी, सरस्वती। तो आपने देखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि प्रेमचंद का संबंध किस पत्रिका से नहीं रहा। ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन डी, सरस्वती पत्रिका। बाकी आप देख रहे हैं कि ऊपर की जितनी भी पत्रिकाएं दी गई हैं सब प्रेमचंद से जुड़ी हुई हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथाकार प्रेमचंद के विषय में असत्य है।
कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन कम मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है और पढ़ने में वक्त भी लगता है, और आप लोगों ने बातों बातों में सारे ऑप्शंस को खुद से पढ़ लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कथा साहित्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार के जो भी गद्य लेखन है उसमें प्रेमचंद ने कम लिखा था, जो कि गलत है। प्रचुर मात्रा में लिखा गया है अन्य में भी, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि विविध जो प्रसंग नाम से इनकी एक पुस्तक है, उसमें सारे जितने भी गद्य विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है सबको रखा गया है। ठीक है, नाटक भी लिखा है इन्होंने और भाषण भी इन्होंने दिया साहित्य का उद्देश्य नाम से। तो कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथाकार प्रेमचंद के साहित्य लेखन के विषय में असत्य है। आप देख रहे हैं कि बार बार ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है, और आप सभी अभी तक 8 क्वेश्चंस को हल किए हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से मानो यही पेपर आपके लिए वहां पर दिखे। और मुझे तो पेपर बनाते समय विश्वास हो जाता है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर उनको मिलेगा तो उनको लगेगा कि मैं तो सर का ही चैनल देख रहा हूँ। इस उम्मीद से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये विश्वास है। बाकी सारी चीजें आप धीरे धीरे अनुभूत कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन कोई भी व्यक्ति किसी को अनुभूत करने लगे तो उससे बड़ी चीज उसको कुछ नहीं मिल सकती है, इसका कोई मोल नहीं है। भक्ति काव्य अगर आप पढ़े होंगे तो सारे कवि कि कोई न कोई ईश्वर थे, तो एक तरीके से मान लिया जाए कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं यही एक तरीके से संबंध जुड़ा हुआ है। मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कथाकार प्रेमचंद के साहित्य लेखन के विषय में असत्य है। ऑप्शन दिया गया, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, उसमें केवल पशुओं को ही अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। देखने में एक क्वेश्चन एक लग रहा है, लेकिन इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, विकल्पों को देखेंगे, तो एक से अधिक क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। लेकिन प्रश्न के मुताबिक सही जवाब है ऑप्शन बी। लिखा गया कि उसमें केवल जो उनका कथा साहित्य, इसमें केवल पशु पक्षियों को ही अद्भुत आत्मीयता मिली है, जो कि गलत है। यहाँ पर मनुष्यों को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और बाकी जितने ऑप्शन दिए गए सब सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असत्य है। असत्य नहीं है, निम्नलिखित में से असत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ये ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि स्वतंत्रता के जगह पे मैं सफलता लिख दूं तो भी कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरीके से कहा जा सकता है कि सफलता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये जो दो बैलों की कथा नामक कहानी है, उसी के विषय वस्तु पर आधारित ये ऑप्शन दिए गए थे। और आखिरी ऑप्शन था कि उपयुक्त सभी। तो एक तरीके से इस प्रश्न को बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि आप सही उत्तर भी जान जाएं। कई विद्यार्थी उपयुक्त सभी लगाकर बैठे रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि अब प्लीज आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है, ये भी घुमा फिरा कर आगे के एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दो बैलों की कथा कहानी में प्रेमचंद ने किसकी कथा परंपरा का उपयोग किया है, उपयोग और विकास किया है। जब एनसीईआरटी किताब को आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहां पर सब कुछ दिया हुआ है। दो बैलों की कथा कहानी में प्रेमचंद किस कथा परंपरा का प्रयोग किया है या विकास किया है। ऑप्शन दिया गया है, पंचतंत्र और हितोपदेश, रामायण और महाभारत, हीर और रांझा, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आपने देखा होगा, आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा कि ऑप्शन ए हो गया, पंचतंत्र और हितोपदेश। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राहुल साकृत्यायन के संदर्भ में असत्य है।
ऑप्शन दिया गया है, इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम सुधार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है या फिर ऑप्शन असत्य है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुधार पांडे नाम था, जबकि सुधार की जगह पर केदार पांडे आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन ने कब श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आपको इस भी बताना है कि श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था और राहुल साकृत्यायन का नाम पड़ा, कब पड़ा था। ऑप्शन दिया गया है 1930, 1931, 1932, 1933। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है केदार पांडे से उनका नाम राहुल साकृत्यायन क्यों हो गया। केदार पांडे से उनका नाम राहुल साकृत्यायन क्यों हो गया। ऑप्शन दिया गया सिद्ध होने से, नाथ होने से, संस्कृत पढ़ने से, बौद्ध होने से। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्यों हो गया था, ऑप्शन सही है कि जब वो बौद्ध हो गए थे तो इनका नाम क्या हो गया, राहुल साकृत्यायन। और ये घटना घटी 1930 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है राहुल साकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता है। राहुल साकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया सिद्ध होने से, अनेक भाषाओं के ज्ञाता होने से, संस्कृत पढ़ने से, बौद्ध होने से। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस को बनाना भी एक चुनौती होती है, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ते हैं और मैं तो आप लोगों के साथ टीजीटी और पीजीटी दोनों की एक तरीके से तैयारी कर रहा हूं, जबकि मुझे एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से फीलिंग तो है कि खुद परीक्षार्थी अगर क्वेश्चन बनाना चाहे या फिर परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। महापंडित क्यों कहा गया राहुल साकृत्यायन को, और ऑप्शन आपने देख लिया होगा, सही जवाब है कि अनेक भाषाओं की ज्ञाता होने के कारण उनको महापंडित कहा गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन के संदर्भ में असत्य है। राहुल साकृत्यायन के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया राहुल साकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल देके पूछा गया कि असत्य कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई असत्य नहीं है, मतलब सारी चीजें क्या है, सत्य है। ये भी क्वेश्चन पढ़ने का एक है, नहीं तो कई विद्यार्थी हो सकता है कि लंबा विकल्प देख के मार दें कि ये भी असत्य है। लेकिन जो भी विद्यार्थी लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सारे टेक्निक्स को जान रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन की रचना नहीं है। राहुल साकृत्यायन की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मेरी जीवन यात्रा, जो कि 6 भागों में है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बहती गंगा। तो राहुल साकृत्यायन की कौन सी रचना नहीं है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने बहती गंगा नाम से कोई रचना इनकी नहीं पढ़ी है, बल्कि आपने पढ़ा होगा ओल्गा से गंगा, ठीक है। तो कई बार गंगा गंगा देख के बहुत सारे विद्यार्थी को लगेगा कि नहीं, गंगा तो हमने पढ़ा है, उनका गंगा है। कई बार आप जब क्वेश्चन पेपर देकर आते हैं एग्जाम हॉल से, तो आपने देखा होगा कई विद्यार्थी हैं जो अपने आंसर को जबरदस्ती सही कराने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई उसका लिंक जोड़ते हैं। जैसे कोई आदमी सफल हो जाता है तो लोग जोड़ने लगते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार का है, वो मेरे रिलेशन का है, वो मेरा भाई है, ये है, वो है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पर जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो राहुल साकृत्यायन की जो रचना नहीं है उसमें कौन सी है, बहती गंगा। ये किसकी है, जो विद्यार्थी यहाँ तक अभी साथ दे रहे होंगे वो तुरंत कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि बहती गंगा किसकी रचना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन ने यात्रावृत्त लेखन के उद्देश्यों में राहुल साकृत्यायन के यात्रावृत्त लेखन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भारत भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। और यात्रावृत्त लेखन के उद्देश्यों में भारत से दूर रहना, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है। सही है, तो आपने पूरा विकल्प पढ़ा और विकल्प प्रश्न से भी ज्यादा लंबे चौड़े थे, लेकिन जो सही आंसर है वो बहुत ही छोटा वाला विकल्प है। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारत से दूर रहे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है
राहुल जी प्रथम तिब्बत यात्रा के संदर्भ में, राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। लिखा गया है कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि भारतीय समाज नहीं बल्कि तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर था, इसीलिए आपको टेक्स्ट गंभीरता से पढ़ना है, तभी इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्यामाचरण दुबे की रचना नहीं है। श्यामाचरण दुबे की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, इतिहास और आलोचना। श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, आलोचनात्मक कृति है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि श्यामाचरण दुबे के संदर्भ में असत्य है। श्यामाचरण दुबे के संदर्भ में असत्य है, क्या है? समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और शहरी समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। तो ये बड़ा आपको माइनर अंतर से पता चलेगा कि कौन सा कथन असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी। असत्य इसलिए मामले में है कि यहाँ पर ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया। बृहद समुदाय कैसे हो गया? क्योंकि आप पढ़ते रहोगे कि भारत में लगभग 70 से 75% लोग क्या होते हैं, कृषि या फिर गाँव में रहते हैं। ये सब आप जानते होंगे, तो उसी पर आधारित है। और श्यामाचरण दुबे का खास योगदान रहा है भारतीय ग्राम का उन्होंने समाजशास्त्रीय तरीके से अध्ययन किया हुआ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया निबंध, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण। तुरंत आपके दिमाग में आने लगा होगा कि इसको तो हमने पढ़ा था निबंध के तौर पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, निबंध। और किसका है? ये भी है, जस्ट इसके पहले ही हमने पढ़ा, श्यामाचरण दुबे। ठीक है, श्यामाचरण दुबे की यह रचना हो गई उपभोक्तावाद की संस्कृति। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के संदर्भ में असत्य है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के संदर्भ में क्या असत्य है, उसके बारे में हमें बात करना है। ऑप्शन दिया गया बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक शांति और क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसके बारे में असत्य कौन सा है? जैसा कि मैं आप लोगों को एलडीसी का जब पेपर सॉल्व करा रहा था, तो मैंने बताया था कि इस तरीके से बड़े बड़े जब विकल्प आए तो जिसमें नकारात्मकता दिखाई पड़े वही ऑप्शन क्या हो गया? असत्य हो गया। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि दिखावे की संस्कृति जब बढ़ेगी तो समाज में शांति नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या होगी? अशांति होगी। समता भी नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या होगी? असमता होगी। तो आप देख रहे हैं कि बस चीजों को कैसे चेंज करके आपके सामने एक प्रश्न रख दिया गया और आप भी चौंक गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जाबिर हुसैन के विषय में असत्य है। जाबिर हुसैन के विषय में असत्य है। इनका जन्म 1945 में गांव नवनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। अब हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। आप लोगों ने भी काकचेष्टा बुक को ध्यान की दृष्टिकोण से पूरे ऑप्शन को देखा होगा और आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लिखा गया कि वे उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। नाम तो भले इनका जाबिर हुसैन है, लेकिन ये उर्दू भाषा के नहीं थे बल्कि
अंग्रेजी भाषा के ये साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर है। तो कई विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस प्रश्न को देखेंगे और किताब नहीं पढ़ कर गए होंगे, तो उनको लगेगा कि जाबिर हुसैन उर्दू ही जानते रहे होंगे, अंग्रेजी की तो दूर दूर तक बात ही नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, मेरे बचपन के दिन। तो जाबिर हुसैन की कौन सी रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, कई बच्चे टिक लगाकर बैठे भी होंगे, अगले प्रश्न का इंतजार कर रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरे बचपन के दिन। अब ये किसका है? महादेवी वर्मा का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जाबिर हुसैन और सांवले सपनों की याद के विषय में असत्य है। अब यहाँ पर प्रश्न में ही दो चीजें आपको बता दी गई। जाबिर हुसैन की रचना सांवले सपनों की याद है। अब ये इसके विषय में असत्य क्या है? अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। सालिम खान का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें असत्य कौन सा है? पूरा आप पढ़ लिए, आखिर में पता चला कि ऑप्शन डी क्या हो गया है, असत्य हो गया है। सालिम खान नहीं बल्कि सालिम अली का नाम उन्होंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, जो कि पक्षी विज्ञानी रहे। तो ये देख रहे हैं छोटी सी यहाँ पर केवल बदलाव, छोटा सा बदलाव पूरे प्रश्न का एक रूप तैयार कर दिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर जब पाइए तो आराम से उसको पढ़िए, जल्दीबाजी में नहीं रहना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चपला देवी के संदर्भ में असत्य है। चपला देवी, अभी तक चपला देवी का आप लोग एनसीईआरटी में ही देखे होंगे नाम। तो इनके बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं में लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। चपला देवी छायावाद से जुड़ी रही। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। तो चारों ऑप्शन आपने देख लिया होगा, और चपला देवी के बारे में जब आप अध्ययन किए होंगे या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स वाली वीडियोज को देखे होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि चपला देवी, क्योंकि मैंने जोर देकर आपको बताया था कि वो द्विवेदी युग की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पर। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, उनको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई के संदर्भ में असत्य है। हरिशंकर परसाई के संदर्भ में असत्य क्या है? ऑप्शन दिया गया, इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1990 में उनका निधन हो गया। तो जब आप ऑप्शन को बढ़िया से देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि असत्य क्या हो सकता है। तो सही जवाब है, कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा। कुछ विद्यार्थी अभी ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, कुछ को लग रहा होगा कि क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 1990 में इनका निधन नहीं हुआ था बल्कि 1995 में हुआ था। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि परसाई जी की कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, रानी नागफनी की कहानी। तो कहानी संग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए। देखने में लग रहा है कि रानी नागफनी की कहानी है, लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो क्या उपन्यास के तौर पर है। तो कहानी संग्रह में ऑप्शन ए है, हंसते हैं रोते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि परसाई जी का उपन्यास है, उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत। तो उपन्यास कौन सा है इनका? सही जवाब है ऑप्शन ए, तट की खोज। ये उपन्यास है, बाकी सब अलग विधाओं में रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि परसाई जी का निबंध संग्रह नहीं है। निबंध संग्रह कौन सा परसाई जी का नहीं है? ऑप्शन दिया गया, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, तट की खोज। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन डी क्या है, तट की खोज। ये क्या हो गया? उपन्यास हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपको लगेगा जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यही सारे प्रश्न आपके आंखों के सामने दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि परसाई जी के क्या है? व्यंग्य संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो ये सब रचनाएं जो दी गई हैं वो परसाई जी के किस विधा के अंतर्गत हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यंग्य संग्रह के तौर पर रखी गई हैं। तो इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बड़ा प्रश्न है ये। पूछा गया कि परसाई के संदर्भ में असत्य है। जैसे ही असत्य वाला शब्द आप देखते हैं क्वेश्चन, तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, आराम से क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया कि भारतीय जीवन, पूछा गया है परसाई के संदर्भ में असत्य है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर उनके लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की असामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब इसमें हमें बताना कि असत्य कौन सा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न से बड़ा इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में वक्त भी लगेगा, तो आप लोगों ने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है। बताया गया कि परसाई जी बोलचाल की असामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसी शब्द के मात्र से गलत हो गया है। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं सब परसाई जी के बारे में सही है। असामान्य के स्थान पर क्या होना चाहिए था, केवल सामान्य भाषा का प्रयोग किया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर किसने व्यंग्य किया है। महादेवी वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई। तो जो भी स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए लंबा प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा। जो नहीं कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि आखिरकार किसने अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई, क्योंकि यही चैप्टर आपके सिलेबस में लगा हुआ है और बुक में भी लगा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संदर्भ में असत्य है। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य किया। महादेवी जी नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक थी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र इतनी हो गई और इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि नई कविता की प्रमुख कवित्री हैं, जबकि आप लोग मरते दम तक बता सकते हैं कि वो छायावाद की हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न नए बनेंगे आप उसका एक नमूना यहाँ पर देख रहे होंगे। आप ही लोगों के बीच से हो सकता है कि थोड़ा उम्र में हल्का फुल्का अंतर हो, जबकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी मैं 30 प्लस हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हो सकता है मेरी एज के भी कई विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी मैंने क्वेश्चन बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की काव्य कृति नहीं है। महादेवी वर्मा की काव्य कृति नहीं है। ऑप्शन दिया गया है निहार, रश्मि, नीरजा, पथ के साथी। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, पथ के साथी। ये क्या हो गया, संस्मरण हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महादेवी जी की गद्य कृति नहीं है। ऊपर प्रश्न पूछा गया काव्य कृति नहीं है, नीचे में पूछ लिया गया है कि महादेवी की गद्य कृति नहीं है। तो ये जो साफ सीढ़ी का खेल चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, सही जवाब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। और इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, दीप शिखा क्या हो गई, गद्य कृति नहीं है बल्कि काव्य कृति है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न काफी छोटा है लेकिन इसके ऑप्शन बड़े बड़े हैं। पूछा गया कि महादेवी वर्मा के संदर्भ में असत्य है। इनकी साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीय एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली जटिल एवं उलझाऊ है तथा शब्द चयन चित्रात्मक है। तो असत्य कौन सा कथन है, पूरा पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। सही जवाब है ऑप्शन डी, उनकी भाषा शैली जटिल एवं उलझाऊ है और शब्द चयन चित्रात्मक है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कुछ ये प्रेमचंद से मिलता जुलता। अभी हमने एक प्रश्न हल किया था, उनके भी एक ऑप्शन में था कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है और मनुष्यों के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि महादेवी और प्रेमचंद की कुछ कुछ सिमिलर चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। इस प्रश्न का सही जवाब डी है, आप लोग पहले ही नोट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को
स्मृति के सहारे लिखा है, जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। वह कृति कौन सी? ऑप्शन दिया गया अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरे बचपन के दिन। तो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एक से एक हैं। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ गया कि ऑप्शन डी है, मेरे बचपन के दिन। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से आ गया प्रश्न यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में असत्य है। इनका जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि दी थी। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। तो तमाम 4 ऑप्शन दिए गए इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड, उसमें से हमें बताना था कि कौन सा असत्य है। आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि असत्य कौन है। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि मिली थी, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस लेखन क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं रहा है? साहित्य का इतिहास, आलोचना व शोध, उपन्यास और निबंध, नाटक और कहानी। तो ऑप्शन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, नाटक और कहानी में अपेक्षाकृत जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनके कम हुआ है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि किस विधा की रचनाएं हैं? ललित निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो ये सब क्या है? ललित निबंध है। और इनके प्रकाशन वर्ष को भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि किस विधा की रचना है? ललित निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो आप लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि तो उनके उपन्यास हैं और प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, दूसरी परंपरा की खोज। तो आपने तुरंत अपने दिमाग में कैच कर लिया होगा सही उत्तर को। सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरी परंपरा की खोज। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की न होकर बल्कि नामवर सिंह की है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है एक कुत्ता और एक मैना के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है निबंध में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है, निराला की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे इनकी संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र उकेरे हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। तो इस एक कुत्ता और एक मैना को पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, निराला की कविताओं की जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से यहाँ पर जुड़ाव था। ठीक है, उनके बारे में उनकी संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर निराला के स्थान पर रविंद्रनाथ ठाकुर को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला बहुत ही अलग ढंग का प्रश्न है और जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर सुन रहे होंगे उनके लिए काफी ये नया प्रश्न हो सकता है। पूछा गया कि बस इतना ही काफी है, फिर भी बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? जो भी अंडरलाइंड यहाँ पर दिए गए हैं रेखांकित पद, वो क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, निपात। तो आप लोग सिलेबस देखेंगे, खासतौर से पीजीटी के सिलेबस में निपात की बात की गई है, लेकिन एनसीईआरटी में भी हो सकता है कि क्वेश्चन टीजीटी में आ जाए इस टाइप के। तो ये जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं ये क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, निपात। निपात कुछ उसी टाइप का जैसे आपने बलाघात पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब किसी शब्द पर जोर देकर बोला जाता है तो बलाघात होता है, उसी टाइप से कुछ निपात भी है। तो ध्यान में रखना है, निपात को देखकर आप लोगों को डरना नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक कथन दिया गया है। कथन इस प्रकार है कि लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। यह किसका कथन है? यह वैसे कथन दो बैलों की कथा से लिया गया है
अब हमें बताना है कि ये किसका कथन है। ठीक है, तो आप तुरंत याद करना शुरू कर दिए होंगे कि दो बैलों की कथा में हमने पढ़ा तो किसने कहा था इस बात को। ऑप्शन दिया गया हीरा मोती गया झूरी। तो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हीरा ने इस बात को कहा था। हीरा और मोती दोनों मूक भाषा में आपस में संवाद करते हैं, इस कहानी में पूरा इंडिकेशन दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे जोर से लगातार हमेशा आजकल कम ज्यादा यहाँ वहां उधर बाहर इन शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया। तो ये जो शब्द यूज किए गए हैं इस प्रश्न में वो किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। तो इसको ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंक में फांसी अंक का प्रकाशन हुआ था, जो कि आजादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें देश और समाज के लिए अपनी जान निछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और ये पूछा गया है कि किस पत्रिका के अंत में। यहाँ पर पत्रिका शब्द जोड़ देंगे तो और प्रश्न क्लियर हो जाएगा। किस पत्रिका के फांसी अंक में ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए गए थे जो कि आजादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए थे। ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, जागरण, चांद, माधुरी। फांसी अंक को आपको ध्यान में रखना है कि किस पत्रिका से जुड़ा हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, चांद जिसका कि संबंध आप देखें कि माधवी वर्मा से भी रहा है, इसके अतिरिक्त फांसी अंक का संबंध रहा है चांद पत्रिका से। तो काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका रही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निराहारी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। निराहारी शब्द दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन एक ही टाइप के हो गए थे। अब ध्यान में आपको रखना है कि निर प्लस ई, निर, नीर प्लस ई, निर प्लस ई छोटी सी मात्रा जो है, और निर प्लस आहारी। तो इसी टाइप से दिया गया है। कुल मिला जुलाकर मेरा ध्यान ये था कि निराहारी शब्द में कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय है आप अच्छे से जान पाए। तो सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, नीर क्या है, उपसर्ग है, और ई क्या है, प्रत्यय है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि स्त्री दर्पण पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक हैं। स्त्री दर्पण पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, इंदिरा गांधी। तो आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके के ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामेश्वरी नेहरू ने स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। तो इस तरीके से हमने क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत गद्य खंड पर आधारित जो भी पाठ थे उन पर विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे इसके हम पद्य खंड पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि धीरे धीरे अगर हम कोई चीज काम करते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए सही रहता है। और अगर तेज स्पीड से चल रहे हैं, रफ्तार बनाकर चल रहे हैं, हालांकि एग्जाम आपका जल्दी ही आने वाला है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि हम लगभग 2 माह से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं और आप लोग भी लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, पछती जाएंगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले क्षितिज भाग पद्य खंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।